हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2026 के आगे के सभी शिफ्टों में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस व करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में आपका पूरा स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है व वहां से भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। साथ में आपके एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2026 के सीबीटी 1 एग्जाम में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है, जहां पर आप जुड़कर विभिन्न वैकेंसीज के लिए कंप्लीट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे दोस्तों करंट अफेयर्स के टॉपिक से। देखिएगा दोस्तों, करंट अफेयर्स से पहला क्वेश्चन है हमारा, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस देश की टीम ने जीता। रिसेंटली करंट से दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके टेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस देश की टीम ने जीता। करेक्ट आंसर होगा भारत की टीम ने। अब चूंकि दोस्तों रिसेंटली करंट से क्वेश्चन है हमारा, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को फुल एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला कल का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा एलेना रायबाकिना ने। व ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा कार्लोस अल्काराज ने। एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर लगाए गए हैं। हर क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 का खिताब किस देश की टीम ने जीता। तो भारत ने। और इसी के साथ देखिएगा, आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 की विजेता टीम कौन सी है। करेक्ट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किस देश की टीम ने जीता। तो भारत की टीम ने। और इसी के साथ महिला कबड्डी विश्व कप 2025 की विजेता टीम कौन सी है। करेक्ट आंसर होगा चीनी ताइपे। नेक्स्ट, पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किस देश की टीम ने जीता। तो भारत की टीम ने। और इसी के साथ पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 की विजेता टीम कौन सी है। करेक्ट आंसर होगा दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट, यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो कार्लोस अल्काराज ने। और इसी के साथ यूएस ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा आर्यना सबालेंका ने। ध्यान रखेंगे हर क्वेश्चंस को दोस्तों आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं ताकि किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे मिस ना हो। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता। तो जम्मू कश्मीर ने। और इसी के साथ रणजी ट्रॉफी 2025-26 की विजेता टीम कौन से। करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक। नेक्स्ट, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस देश की टीम ने जीता। तो भारत ने। और इसी के साथ आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 की विजेता टीम कौन सी। करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड। नेक्स्ट, डेविस कप 2025 का खिताब किस देश की टीम ने जीता। तो इटली की टीम ने। और इसी के साथ डेविस कप 2025 की विजेता टीम कौन सी है। करेक्ट आंसर होगा स्पेन। नेक्स्ट, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता। तो विदर्भ की टीम ने। और इसी के साथ विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 की विजेता टीम कौन सी है। करेक्ट आंसर होगा सौराष्ट्र। नेक्स्ट, क्रिकेट टूर्नामेंट यानी कि ईरानी कप 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता। तो विदर्भ की टीम ने। और इसी के साथ क्रिकेट टूर्नामेंट यानी कि ईरानी कप 2025-26 की विजेता टीम कौन सी है। तो वो है रेस्ट ऑफ इंडिया। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किस देश की टीम ने जीता। तो भारत ने। और इसी के साथ कबड्डी विश्व कप 2025 की विजेता टीम कौन सी है। तो इंग्लैंड है। नेक्स्ट, टाटा आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। और इसी के साथ टाटा आईपीएल 2025 की विजेता टीम कौन सी है। तो पंजाब किंग्स है। नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो कोको गॉफ ने। और इसी के साथ फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा कार्लोस अल्काराज ने। नेक्स्ट, पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2025 का खिताब किस देश की टीम ने जीता। तो भारत की टीम ने। और इसी के साथ पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2025 की विजेता टीम कौन सी है। तो पाकिस्तान। नेक्स्ट,
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? तो भारत की टीम ने। और इसी के साथ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की विजेता टीम कौन सी है? तो न्यूजीलैंड है। ध्यान रखेंगे आप लोग, हर क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों अब हम लोग रिसेंटली अपॉइंटमेंट्स यानी कि महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2026 के करंट के क्वेश्चंस की ओर देखिएगा। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने? करेक्ट आंसर होगा समीर बी कामत। नेक्स्ट, परमाणु ऊर्जा आयोग यानी कि एईसी के नए अध्यक्ष कौन बने? करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो संजय मल्होत्रा। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि एनसीबीसी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? करेक्ट आंसर होगा साध्वी निरंजन ज्योति। नेक्स्ट, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं? तो एनएस राजा सुब्रमण्यम। और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सीबीएफसी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो शशि शेखर वेम्पति। नेक्स्ट, सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ के नए महानिदेशक कौन बने? तो हरपाल सिंह। और केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीबीसी के नए सतर्कता आयुक्त कौन बने? तो वो है प्रवीण वशिष्ठ। नेक्स्ट, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि सीआईसी कौन बने हैं? तो राजेश कुमार गोयल। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा अनुराग गर्ग। ध्यान रखेंगे आप लोग, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने? तो मिथुन मनहास हुआ। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने? करेक्ट आंसर होगा प्रवीण कुमार। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि एनएचएआई के नए अध्यक्ष कौन बने? तो संतोष कुमार यादव। और भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई कौन बने? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। नेक्स्ट, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी कौन बने? करेक्ट आंसर होगा ज्ञानेश कुमार। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने? बी नारायणन। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी कौन बने? करेक्ट आंसर होगा के संजय मूर्ति। नेक्स्ट, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी। और भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने? करेक्ट आंसर होगा अमरप्रीत सिंह हुआ। भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा दिनेश कुमार त्रिपाठी। ध्यान रखेंगे आप लोग, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्राग जैन। नेक्स्ट, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तपन कुमार डेका। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राकेश अग्रवाल। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के नए निदेशक कौन बने हैं? राहुल नवीन। और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा प्रवीण सूद। ध्यान रखेंगे। ये थे दोस्तों आपके रिसेंटली करंट के क्वेश्चन जिनको आप लोगों ने कंप्लीट किए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों ये आपके विभिन्न वैकेंसीज के परफेक्ट पीडीएफ है जिनको पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। बात की जाए दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2026 के पीडीएफ की, तो इसको पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। इस पीडीएफ से दोस्तों आप लोग CBT 1 व CBT 2 दोनों एग्जाम में अच्छे से अच्छी फाइट कर सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए दोस्तों पूरी तरह से परफेक्ट पीडीएफ है जिसको आप रिवाइज करके कम समय में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों अब हम लोग जीके जीएस में पॉलिटी के टॉपिक की ओर। पॉलिटी से पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने ही देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। पॉलिटी से पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक को लेकर आया हुआ है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा की विभिन्न बैठकें, इनके विभिन्न अधिवेशन, विभिन्न समितियों का निर्माण व संविधान सभा का निर्माण तथा अंतरिम सरकार, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्ट और कंटेंट इस टॉपिक से बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। तो पूरी तरह से क्रम से कंप्लीट करके दोस्तों परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो यकीन कीजिएगा दोस्तों आप अपने एग्जाम्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्ट व कंटेंट से एक साथ पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के द्वारा इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया।
संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। वहाँ 13 दिसंबर 1946 ईस्वी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी। ध्यान रखेंगे, हर फैक्ट को दोस्तों आपको अच्छे से प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़िएगा। पॉइंट है, संविधान के निर्माण का कार्य करने के लिए कई समितियां बनाई गई। इनमें प्रारूप समिति प्रमुख थी। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की। वहाँ प्रारूप समिति में डॉक्टर अंबेडकर के अतिरिक्त एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, डी.बी. खेतान, जिनकी मृत्यु 1948 में हो जाने के पश्चात इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णमाचारी और एन माधवराव अन्य सदस्य थे। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे एक सेंटेंस से के कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। यही वजह दोस्तों अपने वीडियोस में आप लोगों को ऑप्शन यानी कि विकल्प लगा के नहीं पढ़ाती, क्योंकि ऑप्शन यानी कि विकल्प लगा देने से दोस्तों कोई भी टॉपिक आपके एक साथ पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो सकते, केवल कंफ्यूजन क्रिएट होती है और टाइम टेकिंग हो जाता है। जो भी टॉपिक्स दोस्तों हमारे द्वारा जहाँ पे उठाए जाते हैं उनको वहीं पे A to Z क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है। इसके लिए मुझे कितनी भी बुक से मटेरियल का कलेक्शन क्यों ना करना पड़े, सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन है। वो हर टॉपिक्स आपके पूरे पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस को प्रिपेयर करके आपके PDF में कंप्लीट किए गए हैं, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। वह संविधान निर्माण के समय विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब इस सीट को दोस्तों आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। यहाँ पर दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान जो विभिन्न समितियों का गठन किया गया था, आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चंस पूछे थे कि इनकी अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी, आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, एक तरफ महत्वपूर्ण विभिन्न समितियों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ उनके अध्यक्ष के नाम दिए गए। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए प्रारूप समिति की, तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। कार्य संचालन हो गया और निर्मात्री सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। संघ संविधान हो गया, वह संघ शक्ति समिति की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। मूल अधिकार हो गया, अल्पसंख्यक व प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। प्रक्रिया हो गया, वार्ता व तदर्थ झंडा समिति की अध्यक्षता दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बात की जाए दोस्तों अल्पसंख्यक उप समिति की, तो इसकी अध्यक्षता S.C. मुखर्जी ने की थी। वह सदन समिति की अध्यक्षता दोस्तों P. पट्टाभ सीतारमैया के द्वारा की गई थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अब संविधान निर्माण के दौरान दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए जितने भी बेसिक कंटेंट बनते हैं आप क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, पॉइंट हमारा, भारतीय संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से 292 प्रांतीय विधानसभाओं से तथा 93 देशी रियासतों से आए थे। इनके अतिरिक्त दोस्तों 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी के 4 प्रांतों से लिए गए थे। ये प्रांत हैं दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान सभा के लिए बॉम्बे विधानसभा से चुना गया था। बाद में वह बंगाल से भी चुने गए, जहाँ की मुस्लिम लीग सत्ता में थी। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गए थे। प्रत्येक प्रांत तथा प्रत्येक भारतीय राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में कुल स्थान आवंटित किए गए। मोटे तौर पे कहा जाए दोस्तों तो 10 लाख के लिए एक स्थान का अनुपात निर्धारित किया गया था। आगे बढ़ेंगे। 3 जून 1947 की योजना के तहत जब पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की स्थापना कब 16 जुलाई 1947 ईस्वी को की गई, तो भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई, जिनमें से 229 प्रांतीय विधानसभाओं का और 70 दोस्तों देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करते थे। ध्यान रखेंगे, हर फैक्ट को दोस्तों आपको अच्छे से प्रिपेयर रखने, ताकि किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे मिस ना हो। एक एक क्वेश्चन की कीमत दोस्तों आप लोग जानते हैं। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया और इसी दिन इसे अंगीकृत यानी कि पारित किया गया। संविधान को अंगीकृत यानी कि पारित करते समय टोटल 284 सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने अपने हस्ताक्षर किए थे। हालांकि संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, परंतु इसके अधिकतर भागों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि वर्ष 1930 से ही संपूर्ण भारत में 26 जनवरी का दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसलिए 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया। हर फैक्ट, हर कंटेंट को दोस्तों हर फॉर्मेट में पूरी तरह से मेंशन करने का प्रयास किया था,
जैसे जैसे कि आपके एग्जाम में घुमा घुमा के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक बात ऑलरेडी कहना चाहेंगे दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट्स पीडीएफ को ले चुके हैं, ले रहे हैं, आप पीडीएफ को अच्छे से रिवाइज कीजिए। पीडीएफ को इस फॉर्मेट में बनाया भी गया दोस्तों कि आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और आपकी सारी चीजें कम से कम समय में पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। अगला पॉइंट है, संविधान सभा की अंतिम बैठक तो कब? 24 जनवरी 1950 को हुई और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। नवनिर्मित संविधान में बात की जाए तो 395 अनुच्छेद 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान संविधान में दोस्तों लगभग 448 अनुच्छेद 25 भाग तथा 12 अनुसूचियां हैं और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना था। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अब इस सीट को भी दोस्तों आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं, जहाँ पे संविधान निर्माण के दौरान दोस्तों जो अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, आपके एग्जाम में दोस्तों डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किनको कौन से विभाग दिए गए थे, आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा पॉइंट है दोस्तों हमारा देश का अंतरिम मंत्रिमंडल। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात की जाए दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो इसमें प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा इन्हें विदेश मंत्रालय, राष्ट्रमंडल संबंध मंत्रालय और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय मिला था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय दिया गया था। आर के षणमुखम शेट्टी को वित्त मंत्रालय मिला था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को विधि मंत्रालय मिला था। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया था। डॉक्टर जान मथाई को दोस्तों रेल एवं परिवहन मंत्रालय मिला था। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। इसके बाद में बात की जाए दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद की, तो इन्हें शिक्षा मंत्रालय मिला था। CH भाभा को वाणिज्य मंत्रालय दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि मंत्रालय मिला था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय दिया गया था। बाबू जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय मिला था। राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य मंत्रालय मिला था। राफी अहमद किदवई को संचार मंत्रालय मिला था। नरहर विष्णु गाडगिल को दोस्तों खान एवं ऊर्जा मंत्रालय दिया गया था। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। लास्ट में है दोस्तों KC नियोगी, जिन्हें की दोस्तों राहत एवं पुनर्वास मंत्रालय मिला था। ध्यान रखेंगे आप लोग। इस टॉपिक को दोस्तों आपको यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा। अब इसी से मिलता जुलता दोस्तों इसमें एक छोटा सा टॉपिक आपका और ऐड हो जाता है। हम चाहते दोस्तों इसी टॉपिक के साथ साथ इसको भी आप पूरी तरह से कंप्लीट कर सके। यहाँ से भी दोस्तों आपके एग्जाम में कंटिन्यू डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिएगा पॉइंट है दोस्तों हमारा भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, यानी कि भारत के जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं, सुपर कंटेंट आपके एग्जाम के लिए निकलते हैं, आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज की, तो इससे जुड़े फैक्ट देखिए। संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज यानी कि तिरंगा का प्रारूप 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया। ध्वज में समान अनुपात वाली 3 आड़ी पट्टियां हैं जो कि केसरिया, सफेद व हरे रंग की हैं। ध्वज के सबसे ऊपर गहरा केसरिया रंग होता है जो कि जागृति, शौर्य तथा त्याग का प्रतीक है। बीच में सफेद रंग होता है जो सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक है तथा सबसे नीचे गहरा हरा रंग होता है जो कि जीवन समृद्धि का प्रतीक है। ध्यान रखेंगे। ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात है तो 3:2 है। ध्वज के बीच में सफेद रंग वाली पट्टी के बीच में गहरे नीले रंग के 24 तीलों वाला अशोक चक्र है जो धर्म और ईमानदारी के मार्ग पर चलकर देश को उन्नति की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। हर फैक्ट को दोस्तों आपको अच्छे से प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़िएगा। पॉइंट है दोस्तों राष्ट्रीय गान, इससे जुड़े फैक्ट देखिए। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत यानी कि पारित किया गया। राष्ट्रगान के गायन का समय 52 सेकंड है, किंतु कुछ अवसरों पर इसे संक्षिप्त रूप में गाया जाता है जिसका समय 20 सेकंड है। इसमें 13 पंक्तियां हैं। इस गीत को सर्वप्रथम वर्ष 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। यह जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ। वर्ष 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस गीत का अंग्रेजी अनुवाद द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक से किया। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। बात की जाए दोस्तों राष्ट्रीय गीत की, तो इससे जुड़े फैक्ट देखिए। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को भारत के राष्ट्र गीत के रूप में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। यह गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इस गीत को 1896 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया। वह राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद दोस्तों श्री अरबिंदो घोष ने किया था। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। बात की जाए राष्ट्रीय चिन्ह की, इससे जुड़े फैक्ट देखिए। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा ने सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। लास्ट में दोस्तों आपका राष्ट्रीय पंचांग, इससे जुड़े फैक्ट देखिए। दोस्तों भारत ने सरकारी उद्देश्य के लिए 22 मार्च 1957 ईस्वी को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है।
भारतीय पंचांग के अनुसार वर्ष का प्रारंभ चैत्र तिथि को होता है, जो कि ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार सामान्य वर्षों में 22 मार्च और लीप वर्ष में दोस्तों 21 मार्च को पड़ता है। ध्यान रखेंगे। इस टॉपिक को भी दोस्तों आपको यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट रखने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग पॉलिटी के अगले टॉपिक की ओर। पॉलिटी से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। पॉलिटी से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया? मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, जो कि दोस्तों आपका सुपर टॉपिक है, आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। आपके एग्जाम्स के हर शिफ्ट में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस फैक्ट व कंटेंट निकलते हैं, पूरी तरह से क्रम से कंप्लीट करके दोस्तों परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अच्छे से आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा मूल अधिकार। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के द्वारा इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अब सबसे पहले दोस्तों आप लोग इन 6 मूल अधिकारों को आर्टिकल के साथ क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। देखिएगा तो सबसे पहले आता है दोस्तों समानता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। चौथा दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। पांचवा दोस्तों संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। और छठा यानी कि लास्ट दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में है। ध्यान रखेंगे आप लोग। सब कुछ आपको अच्छे से प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़िएगा। आप चूंकि दोस्तों ये आपका सुपर टॉपिक है, यहाँ से आपके एग्जाम्स में हर आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको दोस्तों आप लोग A to Z क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों पॉइंट हमारा, विधि के समझ समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट अनुच्छेद 15 का संबंध कैसे? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि आपके क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं और आपके ऑप्शन यानी कि विकल्प में आर्टिकल दिए जाते हैं, आपको आंसर करने होते हैं, जैसे कि पॉइंट नंबर 1 है हमारा। लेकिन कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन के फॉर्मेट को चेंज कर दिया जाता है, आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट आर्टिकल रख दिए जाते हैं और आपके ऑप्शन यानी कि विकल्प में कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं, आपको आंसर करने होते हैं, जैसे कि पॉइंट नंबर 2 है हमारा। तो हर फॉर्मेट हर टेंस दोस्तों हर कंटेंट को आपको प्रिपेयर रखने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात की जाए अनुच्छेद 15 की, तो इसमें धर्म, मूलवंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के प्रतिषेध का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 16 की बात की जाए तो इसमें लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है। वह अनुच्छेद 17 में दोस्तों अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 18 की बात की जाए तो इसमें उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। वह अनुच्छेद 19 में दोस्तों विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 20 की बात की जाए तो उसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 21 में दोस्तों प्राणोदयी स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 21 का की बात की जाए तो इसमें 6 से 14 वर्ष तक के लिए सभी बच्चों को दोस्तों अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 23 में दोस्तों मानव दुर्व्यापारियों बाल श्रम का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 की बात की जाए तो इसमें कारखानों आदमी बालकों की नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 29 में दोस्तों अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। और लास्ट है दोस्तों अनुच्छेद 32, जिसमें कि संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का प्रावधान किया गया। ध्यान रखेंगे हर आर्टिकल को आपको अच्छे से प्रिपेयर रखने। ऐसे आर्टिकल हैं दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में केवल पूछे ही नहीं जाएंगे, आप देखेंगे कंटिन्यू रिपीट होते रहेंगे। आगे बढ़िएगा। एक छोटा सा नोट देखिए दोस्तों, ताकि ये टॉपिक आपका पूरी तरह से क्लियर हो सके। देखिएगा दोस्तों 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 जिसमें कि प्रावधान है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 जिसमें कि प्रावधान है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को निलंबित नहीं किया सकता। कंटिन्यू दोस्तों डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो कौन कौन से आर्टिकल हैं, अधिकार हैं कि हमारे राइट्स हैं दोस्तों, जो कि आपातकाल के दौरान भी नष्ट नहीं होते, खत्म नहीं होते, समाप्त नहीं होते। तो अनुच्छेद 20 और 21 है। लास्ट पॉइंट है दोस्तों टॉपिक का, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यहाँ तक इस टॉपिक को आपको दोस्तों कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग पॉलिटी के अगले टॉपिक की ओर। पॉलिटी से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा,
भारतीय संविधान में वर्णित संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? करेक्ट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। पॉलिटी से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है? भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। आपके एग्जाम में दोस्तों कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मूल अधिकार की देश के संविधान से ले गया, मूल कर्तव्य कहाँ से ले गए, एकल नागरिकता कहाँ से लिए, समवर्ती सूची कहाँ से लिए, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ले गए। तो जितने भी हो सकते हैं पूरी तरह से क्रम से कंप्लीट करके दोस्तों परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अच्छे से आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? करेक्ट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। क्वेश्चन का टॉपिक है दोस्तों हमारा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के द्वारा इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग ब्रिटेन के संविधान से। तो सबसे पहले इसमें संसदीय शासन प्रणाली मोस्ट इंपॉर्टेंट, विधि निर्माण प्रक्रिया यानी कि विधि का शासन, एकल नागरिकता आपका सुपर रहेगा ही, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति, अखिल भारतीय सेवा प्रणाली व द्विसदनीय व्यवस्था। ये प्रावधान दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। यही कारण दोस्तों हम आप लोगों को ऑप्शन यानी कि विकल्प लगा के नहीं पढ़ाते, क्योंकि कोई भी टॉपिक दोस्तों आपके ऑप्शन यानी कि विकल्प लगाने से कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती। आगे बढ़िएगा। अमेरिका के संविधान से देखेंगे तो सबसे पहले प्रस्तावना, उसके बाद मौलिक अधिकार आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहता ही है, उपराष्ट्रपति का पद, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियां। ये प्रावधान दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कनाडा के संविधान से देखेंगे तो संघात्मक व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, राज्यपाल की नियुक्ति व अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। ये प्रावधान दोस्तों कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से देखेंगे तो नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति व राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ये प्रावधान दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। जर्मनी के संविधान से देखेंगे तो आपातकालीन उपबंध मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके अलावा दोस्तों सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से देखेंगे तो मौलिक कर्तव्य आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहता ही है। पंचवर्षीय योजना मोस्ट इंपोर्टेंट। वह प्रस्तावना में दोस्तों जो न्याय का आदर्श रखा गया है, ये सारे प्रावधान सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से लिए गए हैं। आगे बढ़िएगा। इसके बाद में बात की जाए दोस्तों फ्रांस के संविधान से, तो गणतंत्र की अवधारणा का प्रावधान, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता के जो दोस्तों आदर्श रखे गए हैं, ये सारे प्रावधान फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखेंगे तो प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ही, केंद्र राज्य के बीच संबंध व संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक कराई जाती है दोस्तों, ये सारे प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से देखेंगे तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया यानी कि आर्टिकल 368। और लास्ट दोस्तों जापान के संविधान से देखेंगे तो कानून द्वारा स्थापित शब्दावली, ये प्रावधान जापान के संविधान से लिए गए हैं। यहाँ तक इस टॉपिक को आपको कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग पॉलिटी के अगले टॉपिक की ओर। पॉलिटी से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। पॉलिटी से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है? भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संबंधित प्रावधान। दोस्तों आपका सबसे सुपर टॉपिक, कंटिन्यू आपके एग्जाम्स के हर शिफ्ट में इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है संबंधित प्रावधान है, पूरी तरह से क्रम से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संबंधित प्रावधान। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा एक तरफ दोस्तों भारतीय संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण संबंधित प्रावधान है उनके नाम दिए गए, दूसरी तरफ उनसे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद के नाम दिए गए। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए संघ का नाम और राज्य, तो ये दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में है। राज्यों की सीमा एवं नाम में परिवर्तन, ये अनुच्छेद 3 में है। संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 5 में है। विधि के समय समानता का अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 14 में है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, दोस्तों इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। इसके बाद में बात की जाए दोस्तों लोक नियोजन के विषय में, अवसर की समानता का प्रावधान अनुच्छेद 16 में है। अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान अनुच्छेद 17 में है। उपाधियों के अंत का प्रावधान अनुच्छेद 18 में है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 19 में है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 20 में है। प्राणदैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 21 में है। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का प्रावधान दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का में है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बात की जाए दोस्तों अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 29 में। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का प्रावधान अनुच्छेद 32 में।
समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान अनुच्छेद 39 का में है। ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में है। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी का प्रावधान अनुच्छेद 44 में है। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बात की जाए दोस्तों, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान अनुच्छेद 39D में है। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान अनुच्छेद 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का प्रावधान अनुच्छेद 51 में है। मूल कर्तव्य आपका 51 का में है। भारत के राष्ट्रपति का पद संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 53 में है। राष्ट्रपति का चुनाव संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 54 में है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया संबंधित प्रावधान दोस्तों ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। बात की जाए दोस्तों, राष्ट्रपति के कार्यकाल संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 56 में है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संबंधित प्रावधान 61 में है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 66 में है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति संबंधित प्रावधान 72 में है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो मंत्रि परिषद की व्यवस्था की गई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में। भारत का महान न्यायावधि दोस्तों अनुच्छेद 76 में है। संसद के गठन का प्रावधान दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में है। अब इसमें दोस्तों राज्यसभा के गठन की बात की जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में है। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक कराई जाती है अनुच्छेद 108 में। धन विधेयक की परिभाषा संबंधित प्रावधान 110 में। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम लोग बजट के नाम से जानते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति दोस्तों ये अनुच्छेद 123 में है। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना संबंधी प्रावधान दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। बात की जाए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी संबंधित प्रावधान 148 में है। भारत की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के कर्तव्य का प्रावधान दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 में है। राज्यपाल की नियुक्ति 155 में है। राज्यपाल द्वारा क्षमादान की शक्ति संबंधी प्रावधान 161 में है। राज्य का महाधिवक्ता दोस्तों अनुच्छेद 165 में है। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित प्रावधान दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 में है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बात की जाए दोस्तों, उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार संबंधित प्रावधान 226 में। पंचायती राज की परिभाषा संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 243 में। वित्त आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में। राज्य में राष्ट्रपति शासन 356 में है। राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में। वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान अनुच्छेद 360 में। संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान 343 में। संपत्ति का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 300A में है। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल घोषित करने का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में बात की जाए दोस्तों, राष्ट्रपति और राज्यपालों की विशेष सुरक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 361 में। प्रमुख बंदरगाहों और हवाई अड्डों के संबंध में विशेष प्रावधान अनुच्छेद 364 में। और संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में। यहाँ तक इस टॉपिक को आपको कंप्लीट करके चलने। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है जहां पर आप जुड़कर विभिन्न वैकेंसीज के लिए कंप्लीट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों अब हम लोग स्टैटिक जीके के टॉपिक की ओर। स्टैटिक जीके से पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है। देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। करेक्ट आंसर होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। स्टैटिक जीके से पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है। जनगणना 2011 से यानी कि सेंसस 2011 से, जो कि दोस्तों आपका सुपर टॉपिक है, आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है। आपके एग्जाम्स के हर शिफ्ट में इस टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो जनगणना 2011 यानी कि सेंसस 2011 टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस फैक्ट व कंटेंट निकलते हैं पूरी तरह से दोस्तों बेसिक से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। करेक्ट आंसर होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा जनगणना 2011। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के द्वारा इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। स्वीडन 1749 में पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला देश है। अमेरिका 1790 में 10वीं जनगणना की शुरुआत कराने वाला देश है। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी में हुई थी। ध्यान रखेंगे, हर फैक्ट को आपको प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़िएगा। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना का आदर्श वक्त तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त तो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे
और 2011 की जनगणना की अनुमानित लागत दोस्तों वो 2200 करोड़ थी, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। पॉइंट है दोस्तों, 2001 से 2011 ईस्वी के बीच भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि तो 17.7% रही। इस फैक्ट को आप लोग रट के रखेंगे। आगे बढ़िएगा। 1911 से 1921 ईस्वी के दौरान भारत में जनसंख्या की 10 की वृद्धि ऋणात्मक रही, कितना, -0.31%। और यह दोस्तों भारत की जनगणना के इतिहास में पहली बार हुआ, जिस कारण 1921 ईस्वी को महान विभाजक वर्ष यानी कि ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। यहाँ तक दोस्तों आपकी बेसिक चीजें थी। अब जनगणना 2011 से जो डाटा निकल के आया उसको आप लोग क्रम से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा पॉइंट हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या तो 1,21,08,54,977 है, यानी कि एक रूप में कहा जाए तो 121 करोड़ है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। अब इसमें दोस्तों पुरुषों की टोटल संख्या देखी जाए तो 62,37,24,248 है। वह महिलाओं की टोटल संख्या की बात की जाए तो 58,64,69,174 है। पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत देखा जाए तो 51.54% है और महिलाओं की जनसंख्या का परसेंट देखा जाए दोस्तों तो 48.46% है, ध्यान रखेंगे। हर डाटा को दोस्तों आपको प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़िएगा। पॉइंट है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या की बात की जाए तो 31.2% है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या की बात की जाए तो 68.8% है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश है एवं न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य वो सिक्किम है। वह 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दिल्ली है एवं न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश वो लक्षद्वीप है, ध्यान रखेंगे। जो भी डाटा हम लोग उठाएंगे दोस्तों सबसे पहले राज्य का देखेंगे, उसके बाद में केंद्र शासित प्रदेश का, सबसे ज्यादा सबसे कम, इसी तरह से दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट देखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य तो मेघालय है, कितना, 27.95%। एवं न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य वो नागालैंड है, कितना, -0.6%। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दादरा एवं नगर हवेली, कितना, 55.9%। एवं न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों तो लक्षद्वीप है, कितना, 6.3%, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब सबसे पहले आप लोग राज्य में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य वो बिहार है, कितना, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य वो अरुणाचल प्रदेश है, कितना, केवल 17। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दिल्ली है, कितना, 11,320। एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, कितना, केवल 46। आगे बढ़िएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात तो 943 है। सबसे पहले राज्य में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य वो केरल है, कितना, 1084। एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य वो हरियाणा है, कितना, 879। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश वो पुदुचेरी है, कितना, 1037। एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दमन व दीव है, कितना, 618, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। एक छोटा सा नोट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक प्रति 1000 बालकों की संख्या की तुलना में इसी आयु वर्ग में बालिकाओं की संख्या के अनुपात को शिशु लिंगानुपात कहते हैं। ये शिशु लिंगानुपात का दोस्तों डिफिनेशन है, कभी कभी पूछ लिया था दोस्तों लिंगानुपात क्या है, शिशु लिंगानुपात क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या है, साक्षरता क्या है, तो इसको भी आप लोग दोस्तों पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। तो अब हम लोग दोस्तों शिशु लिंगानुपात कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले भारत का देखिए तो दोस्तों भारत का शिशु लिंगानुपात 919 है। अब राज्य में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य वो अरुणाचल प्रदेश है, कितना, 972। एवं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य वो हरियाणा है, कितना दोस्तों, 834। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कितना, 968। एवं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दिल्ली है, कितना, 871, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। एक छोटा सा नोट और देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, 7 वर्ष और उससे अधिक का कोई भी व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता हो और उसे लिख या पढ़ सकता हो वो साक्षर कहलाता है। यानी आप लोग दोस्तों लिटरेसी साक्षरता कंप्लीट करने वाले हैं। देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर
तो 74.04% है। अब इसमें पुरुष साक्षरता दर देखी जाए तो 82.14% है और महिला साक्षरता दर देखी जाए तो 65.46% है। अब सबसे पहले राज्य में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य तो दोस्तों केरल है, कितना 94%। एवं न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य वो बिहार है, कितना 61.8%। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश वो लक्षद्वीप है, कितना दोस्तों 91.8%। एवं न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दादर एवं नगर हवेली है, कितना दोस्तों 76.2%। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य तो हिमाचल प्रदेश है, कितना 90%। एवं न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य वो गोवा है, कितना 37.8%। अब इसी चीज को पलट दीजिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य वो गोवा है, कितना 62.2%। एवं न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य वो हिमाचल प्रदेश है, कितना केवल 10%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली है, कितना 97.5%। एवं न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कितना 37.7%। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा, अगला डाटा क्या कह रहा है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति यानी एससी की बात हो रही, टोटल संख्या 20.14 करोड़ है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति यानी एससी जनसंख्या वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश तो उत्तर प्रदेश है। अब प्रतिशत में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति यानी एससी जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश तो पंजाब है, कितना 31.9%। एक छोटा सा नोट देखिएगा दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड होगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति यानी कि एससी निवास नहीं करती है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्या कह रहा है पॉइंट दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की बात हो रही है। सबसे पहले टोटल संख्या देखिए कितनी है, 10.43 करोड़। अब दोस्तों किसमें ज्यादा है ये देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति यानी एसटी जनसंख्या वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश तो मध्य प्रदेश है। प्रतिशत में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति यानी एसटी जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप है, कितना है 94.8%। एक छोटा सा नोट देखिए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब हो गया, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी निवास नहीं करती। ध्यान रखेंगे, इस टॉपिक को आपको यहाँ तक कंप्लीट करके चलना है। आगे बढ़िएगा, थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे जनगणना 2021 के बारे में बात होगी। हालांकि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि ये जनगणना अभी हो नहीं पाई है, लेकिन कभी भी होगी दोस्तों 2021 के नाम से ही जानी जाएगी। इससे जुड़े फैक्ट देख लीजिए दोस्तों, 2021 की 16वीं जनगणना के जनगणना आयुक्त रहेंगे श्री विवेक जोशी। नेक्स्ट, 2021 की जनगणना का आदर्श वाक्य रहेगा जन भागीदारी से जन कल्याण। और 2021 की जनगणना भारत में पहली बार दोस्तों वो डिजिटल जनगणना होगी। ध्यान रखेंगे आप लोग। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग स्टैटिक जीके के अगले टॉपिक की ओर। स्टैटिक जीके से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। स्टैटिक जीके से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया? जितने दोस्तों महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय लेवल पे पुरस्कार एवं सम्मान है, आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों कि ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो पूरी तरह से क्रम से कंप्लीट करके दोस्तों परफेक्ट सीट आपके सामने लगी हुई है, अच्छे से आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार तथा संबंधित क्षेत्र। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, एक तरफ दोस्तों राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार एवं सम्मान के नाम देंगे, दूसरी तरफ दोस्तों उनसे संबंधित क्षेत्र के नाम देंगे हैं। स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम लोग अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान तथा संबंधित क्षेत्र से। देखिएगा तो इसमें सबसे पहले बात होगी दोस्तों नोबेल पुरस्कार की। ध्यान दीजिएगा, ये टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब इनके नाम आपको जरूर ध्यान रखने हैं। साहित्य है दोस्तों, चिकित्सा है, भौतिकी है, रसायन है, अर्थशास्त्र है एवं शांति है। क्वेश्चन के फॉर्मेट को अगर चेंज कर दिया जाए, निम्न में से किस क्षेत्र में दोस्तों नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, ऐसे में अगर आप 6 क्षेत्रों के नाम याद नहीं रखते तो आप क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व नहीं कर सकते। आगे बढ़िएगा, बात की जाए पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और ग्रैमी पुरस्कार दोस्तों ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में दोस्तों रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो कि सरकारी सेवा हो गया, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य तथा संचार हुआ, अंतरराष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में दिया जाता है।
और महात्मा गांधी शांति पुरस्कार दोस्तों ये शांति के क्षेत्र में दिया था, ध्यान रखेंगे। ये थे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार एवं सम्मान तथा संबंधित चिन्ह जिनको आप लोगों ने पूरी तरह से कंप्लीट किए हैं। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग राष्ट्रीय लेवल पे जितने भी पुरस्कार और सम्मान है तथा संबंधित क्षेत्र हैं पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, इसमें सबसे पहले बात होगी भारत रत्न की। दोस्तों कला हो गया, साहित्य, विज्ञान, खेल के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा तथा जनसेवा के लिए पुरस्कार दिया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया था। सरस्वती सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया था। व्यास सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया था। कबीर पुरस्कार दोस्तों सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बात की जाए दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार खेल सराहनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया था। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया था। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया था। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया था। बोरलाग पुरस्कार दोस्तों कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया था। और चमेली देवी पुरस्कार दोस्तों ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। लास्ट में दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार जो कि सर्वश्रेष्ठ सांसद को दिया था। इस टॉपिक को आपको यहाँ तक कंप्लीट रखनी है। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग स्टैटिक जीके के अगले टॉपिक की ओर। स्टैटिक जीके से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा बाणभट्ट। स्टैटिक जीके से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया? जितनी भी दोस्तों महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकें हैं आपके एग्जाम में दोस्तों कांटेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनके लेखक कौन है, तो पूरी तरह से क्रम से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई। अच्छे से आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी आपके पीडीएफ में पूरी तरह से ऐड किए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा बाणभट्ट। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकें एवं उनके लेखक। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, एक तरफ दोस्तों महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकों के नाम दिए, दूसरी तरफ उनसे संबंधित लेखक के नाम दिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए पृथ्वीराज रासो की, इनके लेखक चंद्रवरदाई हैं। गीतांजलि हो गया, गार्डनर, पोस्ट ऑफिस और गोरा, इन चारों पुस्तकों के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। 49 डेज के लेखक अमृता प्रीतम है। 10 टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह है। रंगभूमि के लेखक दोस्तों प्रेमचंद है। पल्लव के लेखक दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत है। कुरुक्षेत्र हो गया और उर्वशी, इन दोनों पुस्तकों के लेखक दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बात की जाए दोस्तों अनहैप्पी इंडिया, इसके लेखक लाला लाजपत राय हैं। भारत भारती, यशोधरा और साकेत, इन तीनों पुस्तकों के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। कागज ते कैनवास के लेखक अमृता प्रीतम है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। द कंपनी ऑफ बीमाई के लेखक खुशवंत सिंह है। प्रेम वाटिका के लेखक रस खान है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक दोस्तों पिलनी है। और बुद्ध चरितम के लेखक दोस्तों अश्व घोष हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बात की जाए दोस्तों कादम्बरी, तो इसके लेखक बाणभट्ट हैं। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। शाहनामा के लेखक दोस्तों फिरदौसी हैं। सूरसागर हो गया, सुरसारावली और साहित्य लहरी के लेखक सूरदास जी हैं। हुमायूं नामा की लेखिका गुलबदन बेगम है। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष हैं। अनामिका के लेखक दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बात किया दोस्तों यामा, तो इसके लेखक महादेव वर्मा है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक बी एस नायपाल है। इन दो व्यू ऑफ लाइफ के लेखक डॉक्टर सपली राधाकृष्णन है। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है। कुमार संभवम, अज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत के लेखक कालिदास जी है। मालती माधव के लेखक भभूति हैं। किताबुल हिंद के लेखक दोस्तों अलबरूनी हैं। और दादा कामरेड के लेखक दोस्तों वो यशपाल हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। बात की जाए दोस्तों चिदम्बरा की, इसके लेखक सुमित्रा नंदन पंत है। द डार्क रूम, माई डेज और मालगुडी डेज, इन तीनों के लेखक आर के नारायण है। चंद्रकांता के लेखक देवकी नंदन खत्री हैं। कामसूत्र के लेखक वास्यायन है। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य या कौटिल्य हैं। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। और अष्टाध्यायी के लेखक दोस्तों पाणिनि हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में इंडिका है दोस्तों, जिसके लेखक मेगास्थनीस हैं। आईना एक परी और अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं। बीजा के लेखक कबीरदास जी हैं। गोदान हो गया, कर्मभूमि के लेखक प्रेमचंद है। इंटरनल इंडिया की लेखिका इंदिरा गांधी है। कुली के लेखक मुल्कराज आनंद है। मृच्छ कटिकम के लेखक दोस्तों शूद्रक हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बात की जाए दोस्तों विंग्स ऑफ फायर, जो कि एक जीवनी है। टर्निंग पॉइंट और इंडिया 2020, इनके लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंडिया डिवाइडेड के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ और हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी है। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। मधुशाला के लेखक दोस्तों हरिवंश राय बच्चन है, ध्यान रखेंगे आप लोग। लास्ट में दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश, जिनके लेखक संविधान सरस्वती। यहाँ तक इस टॉपिक को आपको कंप्लीट रखने। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग स्टैटिक जीके के अगले टॉपिक की ओर। स्टैटिक जीके से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा
हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्यन से? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। स्टैटिक जीके से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है? महत्वपूर्ण वादक एवं उनके वाद्यन। दोस्तों आपका सुपर टॉपिक, आपका ट्रेंडिंग टॉपिक, आपके एग्जाम्स के हर शिफ्ट में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पूरी तरह से क्रम से कंप्लीट करके दोस्तों परफेक्ट सीट आपके सामने लगी हुई है। जब चाहे दोस्तों 2 मिनट में आप लोग इस टॉपिक को पूरी तरह से रिवाइज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्यन से? करेक्ट आंसर का बांसुरी से। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा महत्वपूर्ण वादक एवं उनके वाद्यन। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के द्वारा इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात किया दोस्तों जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, सफात खान और लतीफ खां। 5 नाम ध्यान रखिए, पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये तबला वादक हैं। आगे बढ़िएगा। पंडित रविशंकर, बिलायत खान, निखिल बनर्जी, बंदे हसन और शाहिद परवेज। 5 नाम यहाँ पर भी ध्यान रखने हैं, पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सितार वादक हैं। अब आगे बढ़िए, केवल 4 नाम। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, रोनू मजुमदार और राजेंद्र कुलकर्णी जो कि बांसुरी वादक हैं। और 4 ही नाम, अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां और हाफिज खां जो कि सरोद वादक हैं। आगे बढ़िएगा। अब केवल 3 नाम, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, दयाशंकर जगन्नाथ और हरि सिंह जो कि शहनाई वादक हैं। और 3 ही नाम, गोविंद स्वामी पिल्लई, एल सुब्रह्मण्यम और विष्णु गोविंद जोग जो कि वायलिन से हैं। आगे बढ़िएगा। अब केवल 2 नाम, सबसे पहले उस्ताद रहमान खान और गोपाल दास पखावत से हैं, 2 ही नाम। टीबी गोपाला कृष्णन और जगदीश सिंह मृदंग से हैं, 2 ही नाम। सुकुमार शर्मा और भजन सोपोरी संतूर से हैं, 2 ही नाम। एस बालचंद्रन और असद अली खां जो कि रुद्रपीड़ा से हैं। अब केवल एक नाम, नीरू स्वामी पिल्लई नादस्वरम से हैं, यू श्रीनिवासन मैंडोलिन से हैं और दोस्तों अन्नपूर्णा देवी ये सुरबहार से हैं, ध्यान रखेंगे। यही कारण दोस्तों अपने वीडियोस में आप लोगों को ऑप्शन यानी कि विकल्प लगा के नहीं पढ़ाते। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। आपके सारे टॉपिक दोस्तों इस वीडियो के यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं दोस्तों हम आपको अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।